किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में हो रही गतिविधियों की जानकारी, बदलावों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ रहेगा खास, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा मेला ग्राउंड में 22 फरवरी से 24 फरवरी तक पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया जाना है। इसी संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। क्या कुछ खास रहा उस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। IRI में दो मुख्य कार्यक्रम होता है साल में। एक किसान मेला है, किसान विज्ञान मेला एक है, और दूसरा हमारा कॉन्वोकेशन है। 22 से 24 तक ये किसान मेला है। हम लोग पहला दिन हमारा चौहान साहब, ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर इज़ कमिंग एज ए चीफ गेस्ट। उनके साथ साथ हमारा रामनाथ ठाकुर साहब आ रहे, तो उनके लिए वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इनाग्रेशन में आएंगे। तीसरा दिन होगा ये वैलिडिटरी प्रोग्राम, समाप्त कार्यक्रम, उसमें हमारा चौधरी साहब आएंगे। इसके साथ साथ हमारा प्रिय डायरेक्टर जनरल हिमांशु पाठक जी रहेंगे दोनों कार्यक्रम में, जो इनागरल सेशन में होंगे और उसके साथ साथ हमारा वैलिडिटरी फंक्शन में भी होगा। तो इस साल का ये थीम है उन्नत कृषि एंड विकसित भारत। आप सबको पता है जो कभी भी भारत में एग्रीकल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा, देन आगे भी रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में हाल ही में 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में किसान मेले का आयोजन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। बुंदेलखंड के किसानों के लिए इस तरह के मेले बहुत अहम हैं। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से किसान और उद्यमी स्टॉल लगाने आए थे। इस मेले को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान आए। इस मेले के बारे में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला आयोजित किया गया है और कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। ये मुख्य रूप से जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश के 7 जिले आते हैं और उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं, वहाँ की कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस आयोजन को किया गया है। और प्रयास ये है कि जो कृषि समावेशी कृषि है उसको हम कैसे आगे बढ़ावा दें। यह क्षेत्र विशेषकर तापमान यहाँ पे ऊंचा रहता है, 48 से 50 डिग्री तापक्रम गर्मियों में जाता है, और वर्षा भी यहाँ पर कम है, ज़मीन भी ऊंची नीची है, पथरीली है। ऐसे में कौन सी फसलें, कौन सी किस्में, कौन सा कृषि वानिकी का प्रयोग यहाँ पर हो सकता है, इसके ऊपर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन सभी प्रयासों को इस मेले के माध्यम से लोगों को दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के जो 300 एकड़ का प्रक्षेत्र है, उस 300 एकड़ के प्रक्षेत्र में अलग अलग तरह के मॉडल लगे हैं। पॉली हाउस का बड़ा सफल मॉडल यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें टमाटर, खीरे और दूसरे सब्जियों की खेती की जा रही है, जो कि पूरे बुंदेलखंड के लिए और इस तापमान पर होने वाली एक जो भी हमारे विजिटर आ रहे हैं उनके लिए आश्चर्य के रूप में सभी देखते हैं कि इतना अच्छा उत्पादन टमाटर का और दूसरी फसलों का कैसे पॉली हाउस इस गर्म तापक्रम पे हो सकता है। दूसरा, एक जो छोटे किसान हैं उनके लिए एकीकृत कृषि प्रणाली का मॉडल
1 हेक्टेयर का हमने विकसित किया है, जिसमें गाय हैं, बकरियां हैं स्थानीय, और एक तालाब है जिस तालाब के माध्यम से मछली का उत्पादन कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं और कुछ फसलों का उत्पादन ले सकते हैं, जो कि परिवार के खर्चे के लिए और उनके भोजन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, चूँकि वानिकी का क्षेत्र यहाँ पर उसकी संभावनाएं अपार हैं, तो तरह तरह की प्रजातियों को यहाँ के वैज्ञानिकों ने चिन्हित किया है और उसमें जो अदरक है, अरवी है और हल्दी है, इनको कैसे सहफसली के रूप में ले सकते हैं, उसका बड़ा सफल मॉडल यहाँ पर विकसित करके दिखाने का प्रयास किया गया है। सरसों का उत्पादन बुंदेलखंड में हमारे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध करके दिखाया कि 22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार हम ले सकते हैं। जो चने की फसल है और जो दूसरी दलहनी फसलें हैं, जो यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, उनको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके जो मिलेट है या श्री अन्न है, जो एक तरह से विलुप्त फसल हो रही थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर हम उच्चीकृत केंद्र स्थापित कर रहे हैं, जिसमें लैब की फैसिलिटीज़ भी हम विकसित कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए भी उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक परीक्षण प्रयोगशाला हम स्थापित कर रहे हैं। इस मेले के बारे में विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर M.K. सिंह ने कहा, देखिए, ये मेला जो है ना, ये राष्ट्रीय स्तर का मेला है। विगत 3 सालों से जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी में स्थित है, तो पहला मेला जो है 2023 में हुआ। 2024 में एक उत्तर क्षेत्रीय, जिसमें कई प्रदेशों के लोग यहाँ अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए, उसी में जो है 2025 में हम लोगों ने तय किया कि जो विश्वविद्यालय के द्वारा तमाम विकसित तकनीकें हैं और देश के जो भारतीय कृषि अनुसंधान के विभिन्न संस्थान हैं और साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालयों के जो तमाम कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हमारे जितने प्लेयर हैं, भागीदार हैं प्राइवेट, जो कि तमाम कीटनाशी बनाते हैं, रोगनाशी बनाते हैं, साथ ही साथ आजकल जैव उर्वरक की बात हो रही है, प्राकृतिक खेती की बात हो रही है, तमाम हमारे जो है ना कृषक उत्पादन संगठन हैं, उनके द्वारा। तो ये सब जितने पार्टनर हैं, जितने भागीदार हैं, एक प्लेटफार्म पर आकर के अपने तकनीकों को प्रदर्शित करें। साथ ही साथ हमारे जो बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के हमारे 7 जनपद हैं, 7 जनपद हमारे मध्य प्रदेश के हैं, 14 जनपद बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं, उनकी भागीदारी हो उन किसानों की, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के जलवायु के परिस्थितियों के हिसाब से तकनीकों का यहाँ पर विश्वविद्यालय के द्वारा, विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो है विकास किया जा रहा है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि 4 हमारे महाविद्यालय हैं। तो झांसी के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय है, उद्यानिकी और फॉरेस्ट्री महाविद्यालय है, और दतिया जनपद जो यहाँ से 30 किलोमीटर पर स्थित है, वहाँ पर जो है हमारा पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान महाविद्यालय है, और एक मत्स्यिकी मछली पालन को भी बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय खुल गया है। तो इसको दृष्टिगत रखने के लिए इस पर सब जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, उन अनुसंधानों के जो परिणाम निकल रहे हैं वह किसानों के परख हों, उनके परिस्थितियों के अनुकूल हों, उनके संसाधन में फिट हो जाए और जो उनकी आवश्यकता है उसको भी पूरा करें। उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे पास करीब 300 एकड़ का बहुत बढ़िया प्रक्षेत्र है, जहाँ पर कि जो विभिन्न फसलें हैं, आज रबी की जैसे सबसे बड़ी फसल जो है गेहूं है, गेहूं के बाद जौ आता है, इनकी विभिन्न प्रजातियों के प्रदर्शन भी लगाए हैं और इनका बीज उत्पादन भी किया जा रहा है। फिर दूसरी हमारी तिलहनी फसल है, सरसों का बड़े पैमाने पर जो यहाँ के लिए अनुकूल प्रजातियाँ हैं उनका बीज उत्पादन भी किया जा रहा है। इसके बाद दलहनी फसलों में जैसे कि रबी की मुख्य फसल चना है, चना के बाद जो है मसूर है, मसूर के बाद मटर है। इन तीनों फसलों की विभिन्न प्रजातियों को कोशिश की गई है कि यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए और बड़े पैमाने पर उनका बीज उत्पादन भी किया जा रहा है। चने में चूँकि काबुली चने जो सफ़ेद होता है, उसकी आज के तारीख में मांग बढ़ रही है और किसान उसका उत्पादन करना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ार में आप देखेंगे अगर चना 6,000 रुपया कुंटल देसी है तो वह चना जो है 10 से 11,000 रुपया, लगभग दुगने कीमत पर उतने ही संसाधन में, उतनी ही खेती की लागत में पैदा होता है, पैदावार भी लगभग उतना ही होती है। तो काबुली चने के प्रति भी किसान, इसके अलावा जितने भी आजकल पाली हाउस हैं जिसमें कि हम 12 महीने तापक्रम को अपने अनुकूल बना लें, वर्षा हो रही है तो वर्षा से भी बच जाए और गर्मी ज़्यादा हो रही है तो उससे भी बच जाए, जाड़ा ज़्यादा पड़ रही है तापक्रम का उससे, तो हमारे पाली हाउस बहुत अच्छे बने हैं। उनमें विभिन्न प्रकार का, जैसे आप टमाटर देखेंगे, शिमला मिर्च देखेंगे, खीरा देखेंगे, उनके पैदावार की जा रही है। और फसलों के भी
मतलब खेतों में भी जो हमारे अच्छे जो हमारे कद्दू वर्गी फसलें हैं, भिंडी की फसल है, जितनी भी हो सकती है। अभी हम लोगों ने भिंडी का बड़े पैमाने पर किसानों को चयन करके उनके खेतों में प्रदर्शन, अभी हम लोगों ने आलू के बाद जो खेत खाली हुए उनमें कराया है। तो इस प्रकार से भिंडी की खेती भी बहुत प्रचलित हो रही है। पशुपालन भी बहुत अच्छा से हमारी तकनीकें किसानों के खेत में, चाहे उनका रख रखाव की बात हो, चाहे फीडिंग माने उनके जो भोजन है जो खाते हैं भूसा है और हरा चारा, उसके बाद क्या उनके लिए प्रतिपूरक जो कहते हैं सप्लीमेंट्री फूड उनको कैसे, तो उस पर भी हम लोग प्रदर्शन भी लगा रहे हैं, उसको कर भी रहे हैं उनके खेतों पर जा कर के। तो इसलिए ये किसान मेला एक प्लेटफार्म 3 दिन का होता है कि जो किसान भाई हमारे इतने दिन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वैज्ञानिक, उसके अनुभव को भी ये बताएं। मेरा नाम कृष्णा यादव है और ये कृष्णा पिकल्स स्टॉल देख रहे हैं। आज हम जैसे इसमें वीरांगना लक्ष्मीबाई विद्यालय में आए हुए हैं और यहाँ हमने स्टॉल लगाया अपना। तो जैसे मेरे किसान भाई हैं, खेत में सब्जियां लगाते हैं और सब्जियों में हमें बहुत मतलब फेंकनी भी पड़ती है और घाटा भी आता है। तो सब्जियों को हम अपने उसमें लाएं, उसको कई बिजनेस में लाएं, खेती को हम, तो उसमें जो हमें फ़ायदा होता है। जैसे कि मैंने अपने खेत में सब्जियां उगाई और सब्जियां उगा के फिर उनके कैसे प्रोडक्ट बनाए, कृषि विज्ञान केंद्र जुआ से ट्रेनिंग ली। कृषि ये हमारे दिल्ली में पूसा संस्थान है, पूसा संस्थान से और जगह जगह जाके मैंने कैसे ट्रेनिंग लेके और फिर अपना बिजनेस शुरू करा। तो बिजनेस में आज जैसे कि हमें किसान मतलब बहुत घाटे में जा रहा है, तो किसान का जो ना मतलब बिजनेस में हम खेती लाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा और इससे हमें लाभ होगा। हमारा जो ना प्रोडक्ट हमने बनाया, तो आज हमारे जैसे कृषि मेले लगते हैं, जैसे यहाँ आज लगा हुआ है, ये मेलों में हम लाते हैं और हमारी अपनी भी मार्केटिंग, जैसे हमारी दुकानें अपनी 5 हमारी अपनी दुकानें और हम थोक में देते हैं, थोक में भी देते हैं। और ये ऑनलाइन और इस पे अमेज़ॉन पे हमारी श्री कृष्णा पिकल्स की सारे प्रोडक्ट मतलब हमारे पूरे देश भर में बिकते हैं। तो ये जो ना ऐसे प्रोडक्ट बना के अगर बेचेंगे तो हमारा किसान बहुत लाभ कमाएगा और आगे जाएगा और हम अपने देश के लिए मतलब कुछ ना कुछ उदाहरण बन सकते हैं और वो भी मतलब फ़ायदा भी मिल सकता है इससे। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी खेती 12 महीने की जा सकती है। जी हाँ, ये फूल है गेंदे का फूल। इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है, जिसके चलते इसके उत्पादन से हमारे किसान अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। तो आपको भी करनी है गेंदे की खेती, तो आइए पूरी प्रक्रिया बताते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से। गेंदे की उत्पत्ति मध्य और दक्षिणी अमेरिका, खासतौर से मैक्सिको में हुई थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ये मैक्सिको से दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैला। भारत में इसे लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। मुख्य रूप से इसकी 2 प्रजातियां, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, काफी प्रचलित हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इनसे कई तरह की उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। गेंदे की खेती करीब करीब सभी तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन ज्यादा और बेहतर उपज के लिए 6.5 से 7.5 pH वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु में गेंदा अच्छे से पनपता है, बस जगह खुली हो जहां सुबह से शाम तक सूरज की रोशनी पहुंचती रहे। गेंदे की खेती सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसमों में होती है। गर्मी की बुआई जनवरी-फरवरी में, बरसात की जून-जुलाई में और सर्दी की सितंबर-अक्टूबर में होती है। बीज बुआई के 25 से 30 दिन बाद पौधों पर 3 से 4 पत्तियां दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब हुआ कि पौधे अब रोपाई के लिए तैयार हैं। अफ्रीकन गेंदे की रोपाई करते समय कतारों और पौधों के बीच दूरी 40-40 सेंटीमीटर रखनी होगी, जबकि फ्रेंच गेंदे के बीच फासला 20-20 सेंटीमीटर का होगा। शाम के समय रोपाई करना ज्यादा बेहतर माना जाता है।
रोपने से पहले खेत तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर 10 से 15 टन गोबर की खाद मिट्टी में मिला दें। इसके अलावा 60 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश भी प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें। इसके अलावा 30 किलो नाइट्रोजन रोपाई के 1 महीने बाद और इतना ही 55 से 60 दिन बाद दें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। उसके बाद गर्मियों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर पानी देना होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पहली निराई गुड़ाई रोपने के 25 से 30 दिन बाद और दूसरी 55 से 60 दिन बाद करनी है। अच्छी बात यह है कि गेंदे का पौधा बहुत ही सहनशील होता है और इस पर कीट या बीमारियों का हमला बहुत ही कम होता है। फूलों की तुड़ाई पूरी तरह विकसित होने के बाद ही करें। तोड़ने का काम सुबह या शाम के समय करना होगा और 1 दिन पहले हल्की सिंचाई जरूर कर लें। इससे फूलों में ताजगी बनी रहती है। तोड़े गए फूल के नीचे कम से कम आधे सेंटीमीटर का हरा डंठल भी मौजूद रखना चाहिए। सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में ऐसे किसानों से हम आपको रूबरू करवाते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों को छुए हुए हैं। किस तरह से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की है, कौन सी चुनौतियों का सामना करते हुए वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मधुमक्खी पालन करने से किसानों के लाभ का दायरा बढ़ रहा है। लखनऊ के निमित सिंह एक ऐसे युवा हैं जो बीटेक की पढ़ाई करके नौकरी के बजाय इसी कार्य से जुड़ गए हैं और एक सफल मधुमक्खी पालक हैं जो इस व्यवसाय को परंपरागत से आधुनिकता में ढालकर सामान्य मधुमक्खी पालन की तुलना में कई गुना आमदनी ले रहे हैं। जिनके पास आज के समय में 1200 मधु बक्से तो हैं ही, साथ ही वो मधुमक्खी पालन से जुड़े आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित लैब भी चलाते हैं। इन बक्सों को लेकर ऐसे इलाके में स्थानांतरण करना पड़ता है जहां मधुमक्खियों को पराग कण मिल सके, यानी उन्हें फूल मुहैया हो सके, जिस पर उनका जीवन चक्र चलता है। साथ ही कम मात्रा में सही शहद भी प्राप्त होता रहता है। खुद से जुड़े मधुमक्खी पालकों के लिए और खुद अपने शहद की अच्छी रिटेल मार्केटिंग के लिए निमित ने खुद शहद पैकिंग की आधुनिक यूनिट लगा रखी है और इस आधुनिक यूनिट में तैयार होते हैं शहद से जुड़े कई तरह के उत्पाद, जिसके लिए कई आधुनिक मशीनें लगा रखी हैं। जिसके शहद के बारे में एवं इन मशीनों और उनके काम के बारे में निमित सिंह एक एक करके बताएंगे। दरअसल बड़े पैमाने पर शहद निकालने के बाद निमित को थोक में उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाती,
इसलिए वो खुद के लैब में शहद की गुणवत्ता और इसमें मौजूद तत्वों की मात्रा वगैरह की जांच करते हैं। इसमें वैल्यू एडिशन कर 16 तरह के उत्पाद बनाते हैं और इसकी पैकिंग कर खुदरा बाजार में बेचते हैं। वो बताते हैं कि एक मधु बक्से से उन्हें लगभग 10,000 की कमाई हो जाती है। मैं जो मोम निकलता है उसका उत्पाद बनाता हूँ, जो पराग निकलता है उसको बेचता हूँ, परपुलिस निकलता है उसको बेचता हूँ, शहद को खुद में बाजार में बेचता हूँ। तो जो मेरी मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से कह लीजिए 4 टाइम बढ़ जाती है। निमित अपने 1200 बक्सों से साल भर में लगभग 12 लाख की कमाई करते हैं। इसमें शहद के अलावा मोम और रॉयल जेली जैसे बाय प्रोडक्ट भी शामिल हैं। इस आधुनिक लैब में पहले ड्रम में शहद को स्टोर किया जाता है, फिर सीमित मात्रा की पैकिंग के लिए मशीन है। वैसे ड्रम से सीधे भी बोतल भरी जा सकती है। फिर डब्बों की कैंपिंग के लिए स्क्रू पंच मशीन की मदद लेते हैं। इससे पहले फील्ड से आए शहद में मौजूद तत्वों की मात्रा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पता कर सैंपलिंग करते हैं। साथ ही पीएच मीटर से ये भी तय किया जाता है कि शहद किस फसल या फूल का है। निमित सिंह मधुमक्खी पालन से कैसे अधिक से अधिक आमदनी ली जाए, इसके लिए वो इसके नए नए उत्पाद बनाने पर जोर देते हैं। आजकल बड़े बड़े होटलों में कॉम्ब हनी का प्रचलन बढ़ा है। कॉम्ब हनी को खाते समय ऐसा फील होता है जैसे च्युइंगम खा रहे हैं, जो हमारे दांतों का भी ख्याल रखता है। निमित सिंह जैसे प्रगतिशील मधुमक्खी पालक जो वक्त के साथ अपने व्यवसाय को ढालने में माहिर हैं, जो जानते हैं कि व्यवसाय में मुनाफा बढ़ाने के लिए कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक मिसाल हैं वैसे युवाओं के लिए जो किसी व्यवसाय में हाथ लगाने से पहले उसके लाभ के दायरे को सीमित समझने लगते हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, दिखाते हैं आपको हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। हमारी सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा के चलते नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है अपनी फसलों का बीमा, तो आइए पूरी प्रक्रिया आपको समझाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है।
कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास, हम तक पहुंचाना है तो ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishiddarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही बता दें, आपको दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारी YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना CNG ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। CNG कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। CNG एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही CNG अपनाएं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।